हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे आज बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। हम देखने वाले हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करेंगे हम, देन फ्लैजेला के बारे में बात करेंगे, देन पिलाई, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, मीजोसोम्स, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एंड एंडोस्पोर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, प्रोफाइल रही है। चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम यहाँ पे बैक्टीरिया का सेल डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये सेल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये बाहर निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, या आपका फ्लैजेला दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं हम। एक जो पार्ट है इसका, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आउटसाइड सेल वॉल, और एक जो है उसको हम बोले हैं स्ट्रक्चर सेल वॉल। तो सेल वॉल के बाहर की जो स्ट्रक्चर वो है ग्लाइकोकाइलिक्स, फ्लैजेला और पिलाई। फिर अगर हम बात करें सेल वॉल के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोसोम्स, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म एंड एंडोस्पोर्स, ये सारे जो है स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम आउटसाइड द सेल वॉल की अगर हम बात करें, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स को देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो सबसे बाहर की लेयर होती है। उसके बाद में फ्लैजेला आता है, जो कि फ्लैजेला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद में आता है पिलाई। पिलाई जो है ये है, ये एक, अगर एक पिलाई को अगर हम बात करें एक पिलाई की, तो उसको फाइलस बोलते हैं। और जब वो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसको एक साथ हम पिलाई नाम दे देते हैं। देन स्ट्रक्चर इनसाइड सेल वॉल की बात करें, तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो है सेल वॉल। तो सेल वॉल आपको कुछ दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन की बात अगर हम करें, सेल मेम्ब्रेन कुछ ये वाला स्ट्रक्चर जो इसका सेल मेम्ब्रेन, ये वाला स्ट्रक्चर इसका जो है सेल वॉल है। देन अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड की, तो न्यूक्लियोइड भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरीके से। ये न्यूक्लियोइड, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपका न्यूक्लियोइड हो गया। देन उसके बाद में हम बात करें मीजोसोम। मीजोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखा, कुछ इनफोल्डिंग हो जाती है सेल वॉल के अंदर, उसी को हम मीजोसोम बोलते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। देन राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, राइबोसोम, तो राइबोसोम यहाँ पे आपको विजिबल दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स राउंडेड शेप के दिखाई दे रहे हैं आप, ये इसके अंदर ये राइबोसोम्स हैं। देन उसके बाद में साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, तो जिस जिसके अंदर सेल वॉल के अंदर का पूरा मटेरियल, जिसके अंदर न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एंडोस्पोर की। एंडोस्पोर जो होता है, ये इसका फंक्शनल पार्ट होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये स्ट्रक्चर्स जो बाहर का है, कैप्सूल वाला है, ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स को ही हम कैप्सूल बोल सकते हैं। ये तो हो गई बात बैक्टीरिया के नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम एक एक पार्ट को उठाएंगे और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, जो कि सबसे पहला वाला ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स होती क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको हम सरफेस कोटिंग के नाम से भी जानते हैं, मेड ऑफ मोस्टली सुगर्स एंड सम प्रोटीन। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जिसको हम सरफेस कोटिंग भी बोलते हैं, क्या होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है, एक शुगर से मिलकर के बना होता है, और दूसरी जो होती है कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं मिक्स होती हैं इसके बनने में। अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स में, दो पार्ट होता है इसमें, दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर। कैप्सूल की अगर हम बात करें, तो कैप्सूल जो होता है वो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइटली अटैच्ड। स्लाइम लेयर की अगर हम बात करें, तो ये लूजली ऑर्गेनाइज होता है और ये लूजली अटैच होता है। मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड कैप्सूल और टाइटली अटैच्ड होते हैं, जबकि स्लाइम लेयर्स जो होते हैं लूजली ऑर्गेनाइज और
ये जो अटैचमेंट इनका होता है वो भी लूज़ होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैप्सूल इज़ 98% वाटर एंड 2% पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड आर। तो अगर हम कैप्सूल की बात करें 90% जो होता है वो वाटर होता है एंड 2% जो होते हैं इसमें वो पॉलीसैकेराइड्स या ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड या दोनों। 2% में बाकी सारे आ जाते हैं। 98% जो होता है कैप्सूल में वो वाटर पाया जाता है। देन हम कैप्सूल की अगर बात करें, इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो कैप्सूल इज 0.2 माइक्रोन मीटर थिक विस्कस लेयर आउटसाइड द सेल वॉल। तो कैप्सूल होता है वो 0.2 माइक्रोन मीटर लेयर ये होती है। और ये कैसा होता है, इसका नेचर क्या कैसा होता है, विस्कस होता है, जो कि आउटसाइड द सेल वॉल के बाहर ये सेल वॉल के बाहर पाया जाता है। देन आगे हम बात करें तो प्रोटेक्ट फ्रॉम फाइगोसाइटोसिस बाई लार्जर माइक्रो। ये क्या काम करता है, फाइगोसाइटोसिस यानी कि फाइगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ कर लिया जाता है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो होता है उससे प्रोटेक्ट करता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, कैप्सूल की बात हम कर रहे हैं, तो कैप्सूल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है फाइगोसाइटोसिस द्वारा। देन अगर हम कैप्सूल की ही बात करें तो कैप्सूल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर ऑफ बैक्टीरिया। कैप्सूल जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर भी माना जाता है। विरुलेंस फैक्टर किस वजह से माना जाता है? It has been found that non-capsulated mutants of Escherichia coli and S. pneumoniae are avirulent। तो अगर हम विरुलेंट और नॉन विरुलेंट की बात करें तो विरुलेंट जो होता है, विरुलेंट कहने का मतलब होता है पैथोजेनिक यानी कि वो डिजीज काज करेगा, और एविरुलेंट का मतलब होता है नॉन पैथोजेनिक यानी वो डिजीज काज नहीं कर पाएगा। तो नॉन कैप्सुलेटेड म्यूटेंट की अगर हम बात करें तो इकोलाई और एस निमोनी जो होते हैं विरुलेंट होते हैं। बाकी जो होते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर जिसमें कैप्सूल पाया जाता है उसका काम कैसा होता है, विरुलेंट टाइप का होता है। देन इनेबल बैक्टीरिया टू अडेयर टू देयर सबस्ट्रेट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट पे जाकर के चिपक जाते हैं, इससे जो डिहाइड्रेशन वाली प्रोसेस होती है बंद हो जाती है। देन उसके बाद में हम दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं जिसमें फ्लैजिला आता है। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये फ्लैजिला का कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 3 पार्ट आपको आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक जो होता है सबसे नीचे वाला पार्ट जो बेसल पार्ट होता है उसको बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको हम मोटर बोलते हैं। देन ये जो आपको थोड़ा-सा बेंडिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम फ्लेक्सिबल जॉइंट ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे कि बेसल बॉडी और फ्लैजिलम जो होते हैं दोनों अटैच होते हैं। इसको हम हुक बोलते हैं। देन जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है, उसी को हम फ्लैजिलम, और इसका एक और नाम हम इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं प्रोपेलर। अब हम देख लेते हैं फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि क्या-क्या है इसका, फंक्शन क्या है इसका। द लोकोमोशन इन बैक्टीरिया इज अकम्प्लिश्ड बाय थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड फ्लैजिला। तो जो लोकोमोशन होता है बैक्टीरिया में वो जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैजिला ही होता है। और ये कैसा होता है, इन हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस कहने का मतलब ये होता है जैसे अ, दूसरे ऑर्गेनिज्म में यानी जैसे ह्यूमन में अगर हम बात करें तो अपेंडेजेस की बात करें तो जो फुट होते हैं और जो हैंड होते हैं वो अपेंडेजेस कहलाते हैं। वैसे ही चलने और काम करने के लिए फुट और हैंड होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला होता है जिसको हम अपेंडेजेस के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया का जो अपेंडेजेस होता है वो फ्लैजिला होता है, called flagella. Each flagellum is a whiplash-like structure of almost uniform thickness originated from the cytoplasm just beneath the cytoplasmic। तो जो फ्लैजिलम ये होता है वो विप्लेस टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, और सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होते हैं। मतलब एक ही तरीके का जो फ्लैजिलम होता है वो एक ही तरीके का लगभग लगभग पाया जाता है। उसकी जो थिकनेस होती है वो भी लगभग सेम ही होती है। और ये इसका जो ओरिजिन होता है, यानी कि जो फ्लैजिला का ओरिजिन होता है वो कहाँ होता है, वो जस्ट बिनीथ द साइटोप्लाज्मिक। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है ये जस्ट नीचे जो होता है
इसका फ्लैजिला का ओरिजिन होता है, वहाँ से ये निकलता है। देन यहाँ पे बेसल बॉडी पाई जाती है, उसके ऊपर जब निकलता है तो हुक दोनों को अटैच करने का काम करता है और उसी बेसल बॉडी से अटैच ये जो होता है फ्लैजिलम बाहर निकल के आता है। फ्लैजिला आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल स्पाइरल बैक्टीरिया एंड दे आल्सो यूजुअली अकर इन बेसिलस। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो सारे जो स्पाइरल बैक्टीरियाज होते हैं, स्पाइरोलम वाले बैक्टीरिया, उनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि उसमें फ्लैजिला पाया ही पाया जाएगा, एटलीस्ट वन फ्लैजिला तो उसमें प्रेजेंट ही होते हैं। एंड अगर हम बात करें बेसिलस बैक्टीरिया की यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया की, तो उसमें भी जो ये फ्लैजिला होते हैं ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब सारे बेसिलस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होते, ऑलमोस्ट बेसिलस बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। कोकस बैक्टीरिया आर हाउएवर डिवाइड ऑफ फ्लैजिला एंड आर नॉन। अगर हम कोकस बैक्टीरिया यानी कि स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात करें, जो राउंडेड शेप में बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें ये फ्लैजिला जो होते हैं ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होते हैं कोकस टाइप के यानी कि स्फेरिकल बैक्टीरियाज, वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। जब वो नॉन मोटाइल होते हैं तो उसमें फ्लैजिला की ज़रूरत होगी नहीं। और दोनों ही टर्म में बोल सकते हैं कि नॉन मोटाइल होते हैं इसकी वजह से फ्लैजिला नहीं होते हैं, या फ्लैजिला नहीं होते हैं इसकी वजह से वो नॉन मोटाइल होते हैं। दोनों टर्म में हम उसको बोल सकते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया की अगर बात करें तो उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है और वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। A flagellum is consist of three parts: a long filament outside cell wall, hook at the end of the filament, basal body which imparts motion to the flagellum। तो हमने बात किया फ्लैजिलम के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि तीन पार्ट में डिवाइड था। एक लॉन्ग फिलामेंट जो होता है, जो आउटसाइड सेल वॉल के निकला होता है, ये होता है जिसको हम फ्लैजिलम यानी कि प्रोपेलर बोले हैं। देन उसके बाद हुक होता है, जो प्रोपेलम और मोटर को दोनों को जॉइंट करने का काम करता है, वो होता है हुक। और लास्ट में जो होती है बेसल बॉडी होती है, जो कि फ्लैजिला के फ्लैजिला के ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल यही बेसल बॉडी ही होती है। यानी कि बेसल बॉडी जाकर के सेल वॉल के अंदर ये जाकर के साइटोप्लाज्म के करके ये धसेगा, यानी कि जो ये एम्बेडेड होगा और वहाँ से इसकी coating होगी, ताकि ये फ्लैजिलम जो होता है वो टाइटली अटैच्ड होता है। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया आर रिकॉग्नाइज्ड द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलम। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, उनके रिकग्निशन के लिए कुछ प्रेजेंस और कुछ एब्सेंस के बेसिस पे फ्लैजिला की कुछ बैक्टीरिया को हम कैटेगराइज किए हैं। ये बात अगर हम कर लेते हैं कि फ्लैजिला के बेसिस पे बैक्टीरिया को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, उसकी अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले बात करते हैं एट्राइकस की। एट्राइकस क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया आर डिवाइड ऑफ फ्लैजिला मींस आर नॉन। यानी कि एट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें फ्लैजिला जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। एट्राइकस बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, यानी कि फ्लैजिला जो होते हैं एब्सेंट होते हैं और ये नॉन। फ्लैजिला एब्सेंट है, जाहिर सी बात है कि वो नॉन मोटाइल होंगे क्योंकि उनमें मोशन के लिए कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस और पास्चुरेला, ये दो। देन दूसरे नंबर की बात करें तो मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होते हैं? वन फ्लैजिला एट वन एंड। तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके एक एंड पे जो होता है ये फ्लैजिला जो होता है पाया जाता है, वन फ्लैजिला एट वन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, विब्रियो कॉलरी और स्यूडोमोनास दो इसके एग्जाम्पल हो गए। ये मोनोट्राइकस बैक्टीरिया हो गया, एक एंड पे ये फ्लैजिला। देन अगर हम बात करते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया की, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यानी कि जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया है, इसके दोनों एंड पे एक साइड इधर और एक साइड इधर, दोनों साइड पे इनके फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, नाइट्रोसोमोनास और स्पाइरोलम, ये दोनों बैक्टीरिया जो हैं। देन फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें, सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। सिफेलोट्राइकस किस टू आर मोर फ्लैजिला एट वन इंड ओनली। अगर हम सिफेलोट्राइकस की अगर हम बात करें, दो या उससे ज़्यादा फ्लैजिला जो होते हैं वो एक ही एंड पर पाए जाते हैं, इधर साइड पे भी और इधर साइड, दोनों साइड पे, बोथ साइड में एक से अधिक फ्लैजिला जो होंगे, वन आर मोर फ्लैजिला, तो हम बोलते हैं सिफेलो। अगर हम एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें तो
एग्जाम्पल में सीडोमोनास इसका एग्जाम्पल हुआ। देन हम लास्ट वन की बात करें तो हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस की अगर हम बात करें तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ द एंड। तो इसमें अगर हम लोफोट्राइकस की बात करते हैं तो लोफोट्राइकस में स्ट्रक्चर्स हमको थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर जो आपका ये दिखाई दे रहा है ये सिफेलोट्राइकस नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस डिफरेंस हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो आपका है ये लोफो का, ये लोफोट्राइकस है, ये हुआ लोफोट्राइकस और ये हुआ सिफेलोट्राइकस। यानी कि सिफेलोट्राइकस में ये बोला कि टू आर मोर फ्लैजिला एट वन एंड ओनली, यानी कि एक एंड पे दो या दो से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। और अगर दोनों एंड पे, बैक्टीरिया के दोनों एंड पे, बोथ साइड पे अगर एक से ज़्यादा फ्लैजिला यानी कि टफ्ट में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको हम लोफोट्राइकस का नाम देते हैं। तो अगर हम लोफोट्राइकस की बात करें तो स्पाइरोलम वॉलुटेंस जो है मोस्ट है। ये हो गया बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अब थोड़ा सा इसको हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट वन में सिफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। एट्राइकस की अगर हम बात करें तो एट्राइकस ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। मोनोट्राइकस की बात करें तो एक एंड पे केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। देन अगर हम एम्फीट्राइकस की बात करें तो दोनों एंड पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और अगर हम बात करें फिर लोफोट्राइकस की, तो लोफोट्राइकस में अगर हम बात करते हैं तो दोनों एंड पे एक से ज़्यादा फ्लैजिला यानी कि टफ टफ फ्लैजिलास जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे दोनों साइड में, उसको हम लोफोट्राइकस बोलेंगे। सिफेलोट्राइकस की अगर हम बात करें तो एक एंड पे एक से अधिक फ्लैजिला प्रेजेंट हो केवल एक एंड पे, तो उसको हम बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। और हम एक और टाइप का है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस की अगर हम बात करें तो पूरे सरफेस पे बैक्टीरिया के फ्लैजिलास जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं, चारों तरफ से वो घेरे हुए होते हैं फ्लैजिला, को हम बोलते हैं पेरीट्राइकस। और पेरीट्राइकस का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है ई कोलाई। फिर हम बात करते हैं पिलाई और फिमरी की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम पिलाई या फिमरी के नाम से जानते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैज ए स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पिलाई। तो बैक्टीरिया के ऊपर एक छोटे छोटे टाइप के प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसको हम पिलाई के नाम से जानते हैं। सिंगुलर इसको बोले तो पाइलस को बोल सकते हैं। पिलाई और फिमरी आर नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग फ्रॉम द आउटसाइड सेल सर्फेस। पिलाई और फिमरी जो होते हैं वो नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका जो इमरजेंस होता है यानी कि इनकी जो ओरिजिन होती है वो आउटसाइड द सेल वॉल होती है, यानी कि सेल वॉल के बाहर इनकी ओरिजिन होती है। न्यूमरस एंड शॉर्टर देन फ्लैजिला, ये जो होते हैं वो फ्लैजिला से छोटे होते हैं और फ्लैजिला से ज़्यादा पाए जाते हैं। पूरे सरफेस पे पिलाई प्रेजेंट होते हैं। सिस्ट द बैक्टीरिया इन अटैच टू अदर सेल्स एंड सर्फेसिस एंड आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर्स फॉर बैक्टीरिया। अगर हम बात करें इसकी पिलाई की, तो पिलाई जो होते हैं वो सरफेस पे अटैच होने मतलब दूसरे किसी सरफेस पे अटैच होने के काम में ये आते हैं और ये रिसेप्टर का भी काम करते हैं जब बैक्टीरियोफाज से आकर के अटैच। देन अगर हम स्पेशलाइज पिलाई की बात करें जिसको हम सेक्स पिलाई के नाम से जानते हैं, आर यूज इन कॉन्जुगेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। तो उनका काम क्या होता है, वो डीएनए प्लाज्मिड यानी कि डीएनए वाला स्ट्रक्चर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके कॉन्जुगेशन वाली प्रोसेस जो होती है उसमें एक्सचेंज करने का ये काम करते हैं। ये आपको छोटा छोटा न्यूमरस टाइप का स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई दे रहा होगा इसमें बैक्टीरिया के सेल जो कि पूरे बॉडी पे प्रेजेंट बैक्टीरिया के, बोलते हैं पिलाई। ये तो बात हो गई पिलाई के बारे में। देन सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में, द सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट किंगडम। सेल वॉल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांट किंगडम का। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाए जाते हैं। इन हायर प्लांट्स एंड एल्गी इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड कोजिन। अगर हम हायर प्लांट की बात करें, हायर प्लांट में क्या होता है कि सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फाइब्रिलर। इन बैक्टीरिया द सेल वॉल हैज ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बट इट इज टफ एंड रिजिड। लेकिन बैक्टीरिया में कैसा कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, और ये टफ और रिजिड भी होते हैं। इट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम 50 टू 100 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, ये वेरी करता है 50 टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। द थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल आर, तीन मेन कंपोनेंट से मिलकर के इसका सेल वॉल बैक्टीरिया का बना होता है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड,
एंड लास्ट वन इज ए पेप्टाइड चेन ऑफ 4 और 5 अमाइन। मेन जो दो होते हैं वो होते हैं नैम एंड नैक, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये तो जो दोनों जो होते हैं वो मेन होते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और एक और होता है पेप्टाइड चेन होता है 4 या 5 कार्बन का, वो भी इसमें। these टुगेदर फॉर्म ए पॉलीमर कार्ड पेप्टाइडोग्लाइकान और म्यूक। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि नैम और नैग होते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉलीपेप्टाइड या म्यूकोपेप्टाइड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द नैग एंड नैम मॉलिक्यूल्स विच आर अरेंज्ड अल्टरनेटिवली। जो नैम और नैग मॉलिक्यूल होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं और रन इन वन डायरेक्शन एंड द पेप्टाइड चेन रन क्रॉसवाइज। तो जो दोनों ये स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं। और जो पेप्टाइड चेन होता है वो क्रॉसवाइज रन, कुछ एक ही डायरेक्शन में ऐसे रन करेंगे, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में ये दोनों स्ट्रक्चर्स नैम एंड नैक, ये दोनों रन करेंगे। और इनके क्रॉस चेन की वजह से इस तरीके से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रन करते हैं, कौन से, पॉलीपेप्टाइड चेन वाले। द रिजिडिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉलीमर। तो जो रिजिडिटी आती है यानी कि जो टफनेस आती है बैक्टीरियल सेल वॉल में, ये इन्हीं पॉलीमर की वजह से, यानी कि नैम और नैक की वजह से। Beside above mentioned three constituents, some other chemicals such as टिकोइक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लाइपोप्रोटीन्स। तो अगर हम बात करें केवल इन्हीं दोनों की नैम और नैक से ही मिलकर के बने हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बैक्टीरियाज में और भी पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं टिकोइक एसिड की, प्रोटीन पॉलीसेकेराइड की एंड लाइपोप्रोटीन की। ये कुछ अदर केमिकल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में। इन्हीं इन्हीं के बेसिस पे फिर बाद में इन्हीं के डिफरेंसेस के बेसिस पे फिर बाद में हम बैक्टीरिया को दो पार्ट में भी डिवाइड किए हैं। इन्हीं सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस पे उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग उसका लेक्चर ही है उसका, जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे कि उसमें सेल वॉल का डिफरेंस कैसे होता है। इस स्टेनिंग प्रोसेस के बारे में भी हम बात बात करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो डिपॉजिटेड ऑन द सेल वॉल। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो भी सेल वॉल में पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल अपीयर्स टू बी होली मैकेनिकल। तो जो बैक्टीरियल सेल का जो फंक्शन होता है वो पूरी तरीके से मैकेनिकल होता है, गिविंग द सेल इट्स शेप एंड रिजिडिटी। और सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि मैकेनिकल कहने का मतलब ये है कि इंजरी से बचाने का काम करता है। फॉरेन जो बाहर से इसके ऊपर जो कुछ पैथोजेंस वगैरह, जो अदर हार्मफुल पैथोजेंस जो इसके ऊपर आकर के अटैच करने वाले हैं, यानी इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, उनसे बचाने का भी काम ये सेल वॉल करता है। और शेप की बात करें और रिजिडिटी की बात करें तो दोनों शेप और रिजिडिटी भी सेल वॉल प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पे हमने जैसे बात किया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, तो सेल वॉल के बेसिस पे ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि बात करें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो इस पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, बहुत मोटी होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो होती है बहुत पतली होती है, लेकिन इसके ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव में। इनके डिफरेंसेस और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये लेयर ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर के बना होता है। लाइज इनसाइड द सेल वॉल एंड इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म। ये जो होता है वो सेल वॉल के जस्ट नीचे पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म में जाकर के इनक्लोज हो जाता है। इट इज़ अबाउट 80 नैनोमीटर थिक एंड सेलेक्टिवली परमेबल। ये जो थिकनेस होती है 80 नैनोमीटर थिक होता है और कुछ सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इस मेम्ब्रेन से पास किए जा सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स पास नहीं किए जा सकते। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल। इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस। का फंक्शंस जो होता है बहुत ढेर सारा होता है, जिसमें इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बायोसिंथेसिस का काम करता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन। देन अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ 70 टू 80% वाटर, एंजाइम, न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैसेस। साइटोप्लाज्म जो होती है जिसमें 70 टू 80% पर पाई जाती है, कुछ एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट और कुछ गैसेस जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। और ये पूरी तरीके से जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। कंटेन सेल स्ट्रक्चर सच एज राइबोसोम, क्रोमोसोम एंड
अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की अगर हम इसकी बात करें तो जो होता है राइबोसोम्स, क्रोमोसोम और प्लाज्मिड जो होते हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। सर्व एज सॉल्वेंट फॉर मटेरियल्स यूज्ड इन सेल फंक्शन। तो ये सॉल्वेंट को सर्व एज सॉल्वेंट सॉल्वेंट के जैसे ये अपने आप को देता है, प्रोवाइड करता है, तो ताकि सेल जो होता है वो अपना फंक्शन कर सके। तो ये हो गई साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन की बात। देन अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की बात, तो न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड जिसको हम जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं, which is not a membrane bound but simply an area of the cytoplasm where the strand of DNA are found। न्यूक्लियोइड जो होता है वो कैसा होता है, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर्स होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो होता है वो ये पाया जाता है। डीएनए सिंगल सर्कुलर डबल डबल स्टैंडर्ड लेस एंड विदाउट हिस्टोन। तो इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है प्रेजेंट नहीं। अबाउट 1000 माइक्रोन मीटर इन लेंथ एंड इज ए सिंगल क्रोमोसोम। ये जो होता है 1000 माइक्रोमीटर लेंथ में पाया जाता है। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल, और सेल की सारी एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हो गई न्यूक्लियाइड यानी कि बैक्टीरियल डीएनए की अगर हम बात करें, ये बैक्टीरियल डीएनए कुछ तरीके से बैक्टीरिया की सेल में पाया जाता है। देन अगर हम बात करते हैं प्लाज्मिड की, तो एन एडिशन टू मेन क्रोमोसोम मेनी बैक्टीरिया कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्म। ये मेन क्रोमोसोम छोड़ करके, ये तो बैक्टीरियल डीएनए इसमें पाया ही पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में, इसको छोड़ करके कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। देन टर्म कॉइन्ड बाय लीडरबर्ग एंड फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म। टर्म जो है प्लाज्मिड को लीडरबर्ग ने कॉइन किया था और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम व्हाइल नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। प्लाज्मिड जो होता है वो सर्वाइवल के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन अगर हम क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन की बात करें, क्रोमोसोमल में आगे सर्वाइवल की बात करें, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट होता है। कंटेन इंपॉर्टेंट जीन लाइक फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर, रेजिस्टेंट फैक्टर, आर फैक्टर। ये जो होता है बहुत सारे फर्टिलिटी फैक्टर्स को ये अपने अंदर कंटेन किए रहता है, और बाद में इसका फंक्शंस जो होता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे एफ फैक्टर की बात करें और आर फैक्टर की बात करें, ये एफ और आर फैक्टर तब हम देखेंगे जब इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे डिटेल में हम इसको बात करने वाले हैं इसके बारे में। यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ये यूज़ होता है। देन इसी को हम इपीसोम के नाम से भी जानते हैं। देन अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम्स जो होता है इसमें, राइबोसोम्स आर राउंडेड ग्रेन्यूल्स एंड फाउंडेड इन अ फ्री फ्लोटिंग फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म। तो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है ये, और फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में पाया जाता है कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये मेड ऑफ आरएनए 60% एंड प्रोटीन 40%। तो ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। एक तो आरएनए होता है जो कि 60% पाया जाता है, और प्रोटीन 40% होता है। राइबोसोम इज ए 70s टाइप, और राइबोसोम्स जो इसमें पाए जाते हैं वो 70s टाइप में पाए जाते हैं। यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है तो जाहिर सी बात है इसमें 70s टाइप का पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 80s टाइप के पाए जाते हैं। अप्रॉक्स 10,000 टू 15,000 आर प्रेजेंट। तो राइबोसोम्स की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट में राइबोसोम पाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे 10,000 टू 15,000 जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली राइबोसोम्स। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ये हर जगह पाया जाता है क्योंकि ये फ्री फॉर्म में होता है। तो ये इसी को इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। स्ट्रक्चर के बारे में देख लें तो 70s टाइप यानी कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इसमें पाया जाता है। 50s एक सब यूनिट होती है और एक 30s होती है। ये लार्जर सब यूनिट होती है और ये स्मॉलर सब यूनिट होती है। लार्जर सब यूनिट में बाद में जा करके फिर ये टूटेगा, और 30s वाला भी टूटेगा। 50s वाला 5s और 23s बना रहा है, और 30s वाला 16। ये तो हो गया बैक्टीरिया के राइबोसोम के बारे में। देन हम मीजोसोम की बात करें, तो मीजोसोम्स आर राउंडेड सैक लाइक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड आर फॉर्म्ड बाय एन इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मीजोसोम्स जो होता है वो राउंडेड होता है, स्ट्रक्चर्स राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, ये जो होता है फॉर्म होता है कैसे, इनवेजिनेशन हो जाता है। ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सेल वॉल, ये सेल वॉल दिखाई दे रहा है। फिर क्या होता है, इसी सेल वॉल में इनवेजिनेट कर जाता है ये स्ट्रक्चर, और क्या करके मीजोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर
मच आर मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव देन इन ग्राम नेगेटिव और ये जो मीजोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट में पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेस प्रोमिनेंट होता है। अर्लियर प्रूव टू बी इक्विवेलेंट टू बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया बट एट प्रेजेंट देयर इज नो सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस। तो पहले की अगर हम बात करें तो पहले जो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, तो ये सब नहीं पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल की बात करें, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मीजोसोम जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा था, लेकिन ये अर्लियर एविडेंसेस के बेसिस पे बताया गया था। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से एकदम से रिलेट नहीं करता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस मतलब अगर आते हैं, क्वेश्चन में आता है कि कौन-सा ऐसा ऑर्गेनील है, कौन-सा ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा परफॉर्म करता है, तो वहाँ पे आप मेसोसोम्स ही बताएँगे। लेकिन अभी इस टाइम कोई भी ऐसा सैटिस्फैक्टरी एविडेंस प्रेज़ेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा बोल सकें। लेकिन पहले अर्लियर में तो हम इक्विवेलेंट मानते थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर मानते थे। तो अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो मेसोसोम। सम एविडेंसेस इंडिकेट इट्स रोल इन सेप्टा फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिसकी वजह से इनका मानना है कि जो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन में, वो इसके द्वारा मेसोसोम के द्वारा ही होता है। देन हम आगे बात कर लें, एक और लास्ट स्ट्रक्चर की बात करें जो कि एंडोस्पोर है। एंडोस्पोर की अगर हम बात करें तो एंडोस्पोर आर हाईली हीट रेजिस्टेंट डिहाइड्रेटेड रेस्टिंग सेल्स फॉर्म्ड इंट्रासेलुलरली इन मेम्ब्रेन ऑफ द जीनस बैसिलस एंड क्लस्ट्रिडियम। एंडोस्पोर्स जो होते हैं हीट रेजिस्टेंट होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, रेस्टिंग सेल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं इंटरसेलुलरी जो होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में ये पाए जाते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज में ये पाए ही जाते हैं एंडोस्पोर्स, इसमें बैसिलस और क्लस्ट्रीडियम मेन है। द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग एंडोस्पोर इज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। अगर हम बात करें एंडोस्पोर फॉर्मेशन की, ये एक बैक्टीरिया का अनयूजुअल प्रॉपर्टी में ये आता है। तो अगर हम एंडोस्पोर की बात कर लें तो सबसे बाहर के लिए आउटर कोट है, देन उसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कोट के बाद आउटर मेम्ब्रेन, देन उसके बाद में कॉर्टेक्स की सेल होगी, देन उसके बाद में इसका सेल वॉल होगा, देन इनर मेम्ब्रेन होगा, और देन लास्ट में कोर इसका ये पाया जाएगा। तो ये हो गई ओवरऑल बात बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इनफैक्ट आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग एकेडमिक्स में, यानी कि जो लोग 11th-12th नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, या ग्रेजुएशन चल रहा हो, बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो आता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। सो मच।